ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास we have discussed the property of conjugate and we have solved some problem based on the conjugate, right? then हमने 3 type of argument देखा था। फर्स्ट था प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सेकंड था लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट और थर्ड क्या था? जनरल आर्गुमेंट था। थर्ड टाइप का, तीनों टाइप का आर्गुमेंट देखा था, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी हमने चेक किया था, राइट। चलो एक ना नया टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ f of x is equal to x to the power 4 minus 4x cube plus 4x square plus 8x plus 4, ठीक है। This polynomial is given to you and you need to find f of 3 plus 2y. Find f of 3 plus 2y, राइट। ये आपको फाइंड करना है। तो आपको एक पॉइंट आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि ये जो 3 plus 2y है ये किसके जगह पर लिखा हुआ है? x के जगह पर लिखा हुआ है। मींस आई नीड टू रिप्लेस x बाय 3 plus 2y। तो 3 plus 2y मुझे यहां पर भी पुट करना पड़ेगा, 3 plus 2y यहां पर भी पुट करना पड़ेगा, 3 plus 2y यहां पर भी पुट करना पड़ेगा, 3 plus 2y यहां पर भी पुट करना पड़ेगा, राइट। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है। अब आप सोचो कि 3 plus 2y टू द पावर 4 करोगे, आसान है कि टफ है? टफ है। पावर, अरे पावर 3 ही एक्सपेंशन करने में हालत टाइट हो जाता है, ये तो पावर 4 है। बाइनोमियल कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, है कि नहीं? बाइनोमियल कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। हम बाइनोमियल कॉन्सेप्ट को, एक तरीका ये है सॉल्व करने का, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, व्हाट आई विल डू, मैं इसको क्या करूंगा, 3 plus 2y को मैं x तो मानूंगा ही मानूंगा, क्योंकि x की जगह पर इसको मुझे रिप्लेस करना है ना, है कि नहीं। तो अगेन रियल पार्ट को एक साइड करूंगा, इमेजिनरी पार्ट को सेकंड साइड करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू 2y। अब बताइए मुझे i को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, x - 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 2y का होल स्क्वायर। हमने क्या किया यहां पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस एज ए डिवाइजर एंड दिस वन एज ए डिविडेंड, ठीक है। ये मैं इसको डिवाइजर कंसीडर करूंगा, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो डिवीजन कीजिए, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। नेक्स्ट है x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। यहां तक कोई कंफ्यूजन बोलो? नहीं। अब बताइए हियर, अब डिवीजन करने के लिए हम एक एक टर्म को कैंसिल भी करते हैं साइमल्टेनियसली। तो हियर इट इज एक्स स्क्वायर, यहां पर x टू द पावर 4 है, तो व्हाट आई विल मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर टू गेट x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर। तो लिखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बिकम x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 6x माइनस 6x क्यूब और 13 इंटू एक्स स्क्वायर 13x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा, प्लस 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। नाउ अब व्हाट आई विल मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर टू गेट 2x क्यूब, 2x। ये होगा, ये क्या बन जाएगा, 2x क्यूब माइनस
प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर प्लस 13 टू जा 26x। क्लियर है यहां तक? चलो अगेन सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो अगेन वन पार्ट इज कैंसिल, यहां पर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 3x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 3, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 13 3 जा ना 13 3 जा 39। यहां तक कोई दिक्कत है? माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कितना बच गया -35। यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ? नहीं। नाउ अब हाउ आई विल राइट डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। डिविडेंड को कैसे लिखता हूं? यस टेल मी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो दिस इज आवर डिवाइजर, x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ये हमारा क्या है? डिविडेंड है। व्हाट इज डिवाइजर? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू क्वोशेंट, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वोशेंट है, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30 माइनस 35। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब बताइए इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो फाइनल आंसर आपका क्या मिल गया? तो ये किसका वैल्यू मिला? ये मिला मुझे एफ ऑफ। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब, नहीं माइनस 8x क्यूब, माइनस 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 39 and f of 3 minus 2y is equal to a plus ib. Find the value of a into b. अप्लाई सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीखा है, वही कॉन्सेप्ट सेकंड क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो डिवीजन करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 गेट डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 39। ठीक है, तो इट विल बिकम, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, तो इट विल बिकम x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x, तो माइनस 2x कीजिए, तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 26x होगा
प्लस माइनस प्लस कैंसिल, तो इसको करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -3x² प्लस 30x। हाँ हाँ वो अभी लिखेंगे। अरे भाई पहले इस पे तो आ जाओ, हम थोड़ी ना कि बोल रहे हैं यही फाइनल आंसर है हमारा, वो तो अभी लिखे कहाँ है। नहीं माइनस, हाँ -21, यस -21x² प्लस 30x प्लस 39, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, -21 चाहिए, तो -21x² प्लस 21 इंटू 6 126, तो प्लस 126x हो जाएगा, और 21 इंटू 13 करो 273 -270, क्लियर है। तो प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, -96x प्लस 312, ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा हमारा वैल्यू पे, क्योंकि वो 0 हो जाएगा ना। तो हमारा जो बचा f ऑफ 3 - 2i, वो क्या बना, -96 इंटू 3 प्लस 2i प्लस 312, समझा कि नहीं। अरे आपका रिमाइंडर कहां तक जाना चाहिए, इसका जो पावर है उससे 1 कम होना चाहिए, है कि नहीं। अगर इसका पावर 2 है तो इसका पावर या तो 1 होगा नहीं तो 0 होगा, यही होता है ना, इससे ज्यादा थोड़ी ना हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो ये हमारा f ऑफ 3 - 2i इज इक्वल टू -96 इंटू 3 प्लस 2i प्लस, अरे इस तरह से देखो ना, f ऑफ x इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होगा ना, है। और ये हमारा 0 है ना, तो 0 इंटू कोसेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू रिमाइंडर, और रिमाइंडर है क्या, राइट। x का वैल्यू क्या है, 3 - 2 है, पुट कर दिए 3 - 2 है, तो इट विल बिकम -192i प्लस 302 माइनस, अरे -96 इंटू 2 किया तो कितना आ गया, ये ना। अरे नहीं भाई, हम सिंप्लीफाई, यही तुम बोल रहा है ना, रुको। अच्छा यहाँ पे आप बोल रहे हो क्या, ओके माइनस, तो ये बन जाएगा क्या, -6 3 जा 18, 9 3 जा 27 प्लस 8 28, माइनस माइनस प्लस 192i प्लस 312, तो इट विल बिकम 12 + 12 24 प्लस 192i, तो वैल्यू ऑफ a कितना हो गया, a हो गया 24, और वैल्यू ऑफ b कितना हो गया 192, तो वैल्यू ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू 24 इंटू 192, 24 2 जा 48, कैरी 4, 24 9 जा 216 प्लस 2 220, 220 का 0 कैरी 22, 24 इंटू 1 24 प्लस 22 46, समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी कीजिए इसको। चलो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन्स लॉ बोलो, डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलो, डिमॉर्गन्स रूल बोलो, सब एक ही चीज है, ठीक है ना। हम वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि e टू द पावर i थीटा को हमने क्या लिखा था, याद है,
कॉस थीटा प्लस लिखा था कि नहीं लिखा था? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर अगर मैं दोनों साइड पावर कर दूं, e टू द पावर आई थीटा का होल पावर n, e टू द पावर आई साइन थीटा का होल पावर n करूं तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया? अब देखो, हम राइट हैंड साइड को कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड को देखो क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर n थीटा लिख सकते हैं। e टू द पावर n थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस होल पावर n। अब एक चीज आप लोग बताओ कि e टू द पावर i अल्फा लिखा रहता तो हम क्या लिखते हैं यहां पे? कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते। सिमिलरली e टू द पावर अगर यहां पर 3 अल्फा लिखा रहता तो क्या लिखते हैं? भाई हमने क्या किया है, अल्फा के जगह पर क्या लिखा है? 3 अल्फा लिखा है, तो सिमिलरली यहां पर अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos 3 अल्फा प्लस आई साइन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां पर e टू द पावर आई एन थीटा लिखना रहता तो क्या लिखते हैं? बोलो, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो कैन आई राइट हियर ऑल्सो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा टू द पावर n। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? मींस यही हमारा डिमॉर्गन्स लॉ है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। समझ में आया? जो भी हमारा पावर दिया हुआ रहेगा उस पावर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उस पावर को हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं? थीटा के साथ उस पावर को हम केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो आपका ये इंटरनल वैल्यू आया ये क्या है? एंगल है, और एंगल किस फॉर्म में होना चाहिए? 0 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 0 to 360 के बीच में होना चाहिए। अरे हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या था? -पाई से पाई था। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट कहां से कहां तक था? लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट कहां से कहां तक था? 0 से 2 पाई था। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट पॉजिटिव वैल्यू था, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या था? -पाई से +पाई तक मूव कर रहा था, ठीक है। तो पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? ये आपका जो एंगल है, या तो आप इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लिखिए, अदरवाइज इसको आप लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये एंगल काफी बड़ा हो जाएगा। और आपको अभी देखो यहां पर एंगल बड़ा हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हमारा इंक्लूड हो गया। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला क्या सीखा था? 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वेरी गुड। और कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यही आपका 4 में से कोई 2 फॉर्मूला यूज होता रहेगा। 2n पाई माइनस थीटा, बोलो इसका क्या होगा? 2n पाई माइनस थीटा। तो देखो ना, 2n पाई मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद एंगल कहां मूव कर जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा।
एक एंगल का रोटेशन हो गया है लेकिन वो वापस पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, माइनस होता है। ये हो जाएगा माइनस थीटा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। तो ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ वाला तो समझ में आया कि कैसे ये चल रहा है। सो चलो, इसमें एक और फॉर्म है, हाँ, अगर यहां पर कुछ इस तरह से दिया रहता, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर p बाई क्यू रहता, तो क्या लिखते? समझ में आया? ये अगर इंटीजर रहता तो भी हम यही लिखते हैं, फ्रैक्शन रहता तो भी हम यही लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा। ठीक है, इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से, 2n पाई हम ऐड 2n पाई को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, या 2n पाई को केवल ऐड कर दो, इस तरह से लिख दो। क्या दिया हुआ यहां पर, 2n पाई प्लस p थीटा डिवाइडेड बाई q कर दो। बताते हैं, सिमिलरली 2n पाई प्लस p थीटा डिवाइडेड बाई q कर दो, और यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दीजिए। n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखने से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा कि हमको किस फॉर्मेट में लेके चलना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें n का वैल्यू क्या कंसिडर करना चाहिए, कि ये आइदर लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट आ जाए या प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाए, दोनों में से किसी एक में आप रखो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लेकिन बेहतर ये होगा कि आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट में काम किया करो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, और लीस्ट पॉजिटिव ठीक है, ना समझ में आ रहा है तो उसमें भी आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको वापस फिर से अगर आपसे पूछ देगा कि फाइंड द आर्गुमेंट, तो हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं, कहीं पर भी ये नहीं बोलना है कि 2π/3, ठीक है ना। 2π/3 हमारा कितना आ जाएगा, 120। 4π/3 हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। 240 डिग्री 245 डिग्री एंगल हम कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल कैसा दिखना चाहिए, नेगेटिव दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नेगेटिव लिखेंगे, करेक्ट। तो ये हमारा माइनस आ जाएगा, 245 माइनस 360 सॉरी 180, ठीक है ना। देखो चीजों को बेहतर तरीके से समझोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज फिर सब हौच पौच लगेगा कि सर यहां पर क्या यूज करें, वहां पर क्या यूज करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको डिमॉर्गन्स रूल समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक हमने क्वेश्चन दिया था जिसमें पावर दिया हुआ था, याद है आपको, हाँ, अभी उसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। कौन सा के का वैल्यू, हाँ हाँ, अभी सारा सॉल्व करते हैं। इसको आप कॉपी कीजिए, तो पूरा डिमॉर्गन्स थ्योरम को आप कॉपी कीजिए, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले, क्योंकि इसको अप्लाई करने आना चाहिए ना आपको। हाँ देखो, ये एक आपका क्वेश्चन है, तो आपका ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 by 1 इसको कंप्लीट करते हैं। तो -1 प्लस √3 टू दी पावर 21। तो अभी पावर को ना थोड़ा देर के लिए हम होल्ड करते हैं कि भाई तू रुको, पहले हम अंदर वाले को प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमारा वर्किंग प्रोसीजर क्या रहेगा, वर्किंग प्रोसीजर रहेगा कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा
उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। या तो उसको आप यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। देखो आपका जो डिमॉर्गन्स थ्योरम जो हमने बताया था वो यही दो फॉर्म पे चल रहा था, आइदर यूलर फॉर्म नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम देखेंगे। तो यहां पर हमारा z इज इक्वल टू क्या है, -1 प्लस i√3। ठीक है, r का वैल्यू बताइए, याद था ना r और थीटा फाइंड करते थे हम। r का वैल्यू बताइए क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 4 2। कोई दिक्कत नहीं। अब फाइंड कीजिए थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू कितना, π/3 होगा, π/3। अब बताइए ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता था, π - थीटा इज इक्वल टू, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। सुनो यहां सुनो ना, यहां सुनोगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। तो अगर हम इसको z को हम लिखें तो r × e⁻i थीटा लिखेंगे। z का वैल्यू क्या है 2 e⁻i थीटा, e⁻i × थीटा का वैल्यू कितना 2π/3। यहां तक क्लियर है, 2π/3 है ना। चलो अब हमें क्या चाहिए, ये z है तो z⁻21 चाहिए, z⁻21। तो z⁻21 इज इक्वल टू 2 × e⁻i 2π/3 होल पावर 21। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब ये 21 यहां पर दो प्रोडक्ट है, तो ये जो 21 है वो दोनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 × e⁻21 2π/3 × 21। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये क्या बन गया, ये तो एज इट इज रहेगा 2 × 21 इंटू e⁻, ये हो जाएगा 7, तो i × 14π आया 14π। कोई कंफ्यूजन। अब ये 14π हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लाई कर रहा है क्या, नहीं। अरे -π से पाई रहना चाहिए ना, यहां तो सर काफी बड़ा जा रहा है। तो 2π का फैक्टर में इसको पहले चेंज करेंगे, तो ऑलरेडी 2π का ही है मल्टीपल, 2π का मल्टीपल है। तो 2π का मल्टीपल है तो 2π का मल्टीपल का क्या मतलब हो गया, हम 14π को क्या लिखेंगे 2 × 7 × 2π + 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2 × 21 × e⁻i × 0, और e⁻i × 0 क्या हो जाएगा e⁻i × 0 इज इक्वल टू 1। नहीं इस तरह से समझ में आ रहा है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखो, लिख सकते हैं ना e⁻i0 को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2 × 21 cos 0 प्लस i sin 0। आपको पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और sin 0 0। तो 0 × i 0, 1 + 0 1। तो आपका टोटल वैल्यू यहां से कितना आ गया 2 × 21। समझ में आया। देखा हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किया तो सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला पे आते हैं। 1 - i, इसको मैं z ले लेता हूं फिर से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z से रिप्रेजेंट करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या नहीं ठीक है z1 ले लो फिर तो, ठीक है सर ये हम z1 लेना चाहते हैं। तो ये z1 हो गया। तो अब यहां से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू बताओ √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। अरे r क्या होता था √x² प्लस y² होता था ना। x यहाँ पे क्या है, y क्या है -1। अरे सब भूल जा,
सब लोग भूल गए, मतलब आर्गुमेंट कैसे निकालना है अभी मत भूलो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक है। और थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ mod 1 इज इक्वल टू π/4। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाता है? माइनस थीटा, माइनस थीटा हो जाता है ना। तो थीटा का वैल्यू π/4। यहां तक समझ में आ गया? चलो, तो Z1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? R इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। R का वैल्यू कितना? √2 ई टू दी पावर आई इंटू माइनस π/Z1। अब मुझे क्या चाहिए? Z1 टू दी पावर 24 चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा? √2 टू दी पावर 24 ई टू दी पावर आई माइनस π/4 इंटू 24। ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? तो ये बन जाएगा आपका 2 टू दी पावर 12 इंटू ये क्या बनेगा? ई टू दी पावर -6π। -6π का क्या मतलब हो गया? फिर से 0, 2π का मल्टीपल हो गया ना ये, तो 2π का मल्टीपल हो गया तो ये 0 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 12। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। 1 + i√3, इसको ले लो Z2। R का वैल्यू बताइए। 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर है? थीटा निकालिए। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू π/3। बताइए ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एज इट इज थीटा रह जाएगा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। तो Z2 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना रहेगा यूलर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? R इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। R का वैल्यू कितना? 2, और थीटा का वैल्यू π/3। Z2 हमें क्या चाहिए? Z2 टू दी पावर 21। ये कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 21 इंटू ई टू दी पावर आई π/3 इंटू 21। ये 7 हो जाएगा। अब यहां पर आपका 2π का मल्टीपल नहीं आया, नहीं आया ना 2π का मल्टीपल। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 21 ई टू दी पावर आई इंटू 7π। इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा? cos 7π प्लस आई साइन 7π। ये बात समझ में आया? अब बताइए ये 7π हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लाई कर रहा है क्या? नहीं लाई कर रहा है। तो हम इसको चेंज करेंगे। कैसे? 6π प्लस पाई। बताइए 6π प्लस पाई 7π हो गया, और cos ऑफ 2π प्लस थीटा कितना हो जाएगा? cos ऑफ 2π प्लस थीटा बताओ ना। cos थीटा साइन ऑफ 6π प्लस पाई। ये समझ में आया कि हम क्यों प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही हमेशा कंसीडरेबल हो रहा है? इसीलिए हमने वहां पे 2π। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ना फ्रैक्शन में अंदर दिया हुआ रहेगा, वो दिखेगा नहीं कि भाई 2π का मल्टीपल में इसको लिखना है हमको। सपोज हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो आपको याद है 1443 डिवाइडेड बाय 7π, ये सब 2π का मल्टीपल में कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो हमारा इंटीग्रल पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? कुछ इंटीग्रल पोर्शन आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 7 2 जा 14, 4 से डिवाइड नहीं होगा, फिर से 0 करो। 7 6 जा पाई, तो ये कितना हो जाएगा? π/7 हो जाएगा। अब तो ये हमारा 2π का मल्टीपल आ गया। तो हमने k का वैल्यू क्या यूज किया था? अरे वहां पर n का वैल्यू लिखाया था ना, इंटीजर दिख रहा है इंटीजर यहाँ पे। हाँ, तो यही चीज हम इसीलिए हमने 2π को ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड ही कर दो ना, वो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ करने का जरूरत नहीं है तुमको।
ये पार्ट क्लियर है? चलो ये हो जाएगा 2 to the power 11, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 21 इंटू कॉस पाई। अब कॉस पाई का वैल्यू बताओ कितना आएगा, क्योंकि और साइन पाई का वैल्यू बताओ। साइन पाई का वैल्यू 0 और कॉस पाई का वैल्यू -1। ठीक है, तो ये 0 इंटू समथिंग 0, ये कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 to the power माइनस ऑफ 2 to the power 21। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी कीजिए इसको, भी करना है हमें। चलो तो थर्ड पार्ट हमारा आ गया। फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस आई टू दी पावर, आई टू दी पावर नहीं लिखेंगे, केवल हम इसको Z3 ले लेते हैं। ठीक है, तो Z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम लिखें तो R इज इक्वल टू रूट 2 आएगा, और थीटा इज इक्वल टू π/4। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, या इसको इस तरह से लिखो, ARG ऑफ Z3 इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यूलर फॉर्म में लिखते हैं, तो यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z3 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू e टू द पावर i π/4। हमें चाहिए पावर में 24, तो यहां पर भी पावर हो जाएगा √2 टू द पावर 24 इंटू e टू द पावर i इंटू π/4 इंटू 24। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो e टू द पावर 6 πi। फिर से 2π का मल्टीपल बन गया, और 2π का मल्टीपल बन गया तो हमारे लिए थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 हो गया मतलब क्या हो गया, ये 2 टू द पावर 12 आ गया, क्योंकि ये 1 दे देगा ना मुझे, 2 टू द पावर 12। ठीक है, अब बताइए फर्स्ट वाले का वैल्यू कितना आया था, फर्स्ट वाले का वैल्यू कितना आया था, 2 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय ये कितना आया था, 2 टू द पावर 12। ठीक है, हाँ 21, यस, प्लस इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था -2 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना आया था, इसका तो 2 टू द पावर 12। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच गया, 0 बच गया। और नहीं तो फिर इस तरह से लिखो 2 टू द पावर 21 माइनस 12 माइनस ऑफ 2 टू द पावर 21 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9 माइनस 2 टू द पावर 9। जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो। तो बताओ k का वैल्यू, पूरा मॉड का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, जो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, 1 माइनस आई टू द पावर 3 का मॉड मुझे फाइंड करना है, मतलब मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर 3। कैसे फाइंड करेंगे इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आपको मॉडुलस फाइंड करना है, तो अभी हम मॉडुलस पे कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे, हम पहले अंदर वाला पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई, ये हमारा z है, हमें चाहिए z टू द पावर 3 चाहिए, और z टू द पावर 3 का हम मॉडुलस लगा देंगे। ठीक है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको पावर दिया रहे ना, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, डिमॉर्गन्स लॉ। और डिमॉर्गन्स लॉ अगर क्लिक हो जाता है तो क्या फिर फर्दर क्लिक होना चाहिए कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आइदर यूलर फॉर्म में होना चाहिए या नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए। ये दो चीज आपको क्लिक होना चाहिए। ठीक है ना, कब होगा ये क्लिक, जब आपका पावर दिया हुआ रहेगा, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर दिया हुआ रहेगा, तभी ये क्लिक करेगा। ठीक है, चलो तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं। फिर आ जाओ फर्दर थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू π/4 नहीं होगा, चलो π/4 होगा। आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा -π/4। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू e टू द पावर i π/4 होगा कि नहीं होगा, बोलो ना,
क्या हो गया? हाँ माइनस आई। अब मुझे चाहिए जेड क्यू, तो क्या हो जाएगा √2 टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर -i 3 π/4। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 2√2 इंटू ई टू द पावर -3। ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्म में है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका cos ऑफ -3 π/4 प्लस i साइन ऑफ -3 π/4। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका वैल्यू कितना होगा? या दोनों का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दोनों का वैल्यू हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। कैसे चेक कर लेते हैं? ये हमारा क्या है, एक इसको अगर आप फाइंड करोगे तो cos ऑफ -θ माइनस cos थीटा, सॉरी cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos 3 π/4 का वैल्यू कितना होता है? cos 3 π/4 का वैल्यू कितना होता है बताओ? थ्री पाई बाई फोर। चेक करो ना, नहीं आ रहा है तो एक बार चेक करो ना। cos 3 π/4 cos 130, cos 130 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है? नेगेटिव। -1/√2, -1/√2 होगा, -1/√2। अब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। ये एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। देखो तो कोऑर्डिनेट भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इसका आप स्क्वायर करो, मतलब इसका आप मॉडुलस निकालो। अब तो ZQ का अगर हम मॉडुलस निकाल लेते हैं तो 2√2 का मॉडुलस और मॉड ऑफ -1 -i डिवाइडेड बाय √2 का मॉड। तो √2 का मॉड, तो √2 तो एज इट इज रह जाएगा। हमको मॉड किसका निकालना है? -1 -i का मॉड। कितना होगा? -1 -i का मॉड √2। तो √2 डिवाइडेड बाय √2 1। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप cos थीटा प्लस i साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो हमेशा 1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपका मॉड कितना आ गया? 2√2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और इनफैक्ट अगर आपको जो भी दिया हुआ रहे, अगर आपको कहीं पर भी मॉड दिया हुआ रहे ना, तो आप r को ही मॉड समझना है। ठीक है, वो r का पावर, मतलब जैसे यहां पर हमारा r कहाँ गया था? हाँ ये था, तो ये हमारा r बन गया था ना, ये हमारा r था ना, ये हमारा मॉडुलस रहेगा, होल मॉडुलस। क्योंकि इसके बाद ये जो भी वैल्यू आपका देगा ये हमेशा मॉडुलस इसका 1 होता है। ठीक है, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में आएगा ना, वो कुछ भी आए, -cos थीटा -i साइन थीटा के फॉर्म में भी आएगा, तो उसका आप स्क्वायर करोगे, मतलब उसका आप मॉडुलस निकालोगे ना, तो क्या करोगे? -cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा प्लस -sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? और स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1 होता है। तो फर्दर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया है पूरा पार्ट? कैसे हम डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करेंगे कि नहीं? क्लियर है? चलो कॉपी कीजिए। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट में मुझे क्या देखना है कि जैसे अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करता हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड करता हूं, तो उसका आर्गुमेंट मींस व्हाट? थीटा। थीटा कैसे ऐड होगा? आर्गुमेंट कैसे ऐड होगा? आर्गुमेंट कैसे ऐड होगा? देखो,
तो मैं यहां पर इस तरह से करता हूं, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये हुआ। अगर हम इसका मॉड निकालें तो इसका R1 हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और अगर मैं यहां पर θ1 लिखूं तो θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ B1 डिवाइडेड बाय A1। हो गया, सब 1 के फॉर्म में चल रहा है। ये 2 अगर मैं करता हूं तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 स्क्वायर, और θ2 कितना हो जाएगा, A2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। मैं इसको अगर यूलर के फॉर्म में लिखता हूं, यूलर फॉर्म में, तो Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू ई टू द पावर θ1, और Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इन R2, यस R2 इंटू ई टू द पावर I θ2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां पर देखूं Z1 प्लस Z2 करता हूं, Z1 प्लस Z2 करता हूं तो Z1 R1 ई टू द पावर I θ1 प्लस R2 ई टू द पावर I θ2। आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल पा रहे हो क्या? क्या निकालोगे कॉमन? और थीटा कहाँ रह जाएगा? ये ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है भाई, e टू द पावर I थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर I इंटू e टू द पावर थीटा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? बट गलत है। अरे तो e टू द पावर I को आप कॉमन कैसे निकाल रहे हो? तो वही चीज तो बोल रहा हूं ना बच्चा। ये आप लोग प्रॉपर्टी नहीं याद है आप लोग को, तो प्रॉपर्टी याद है तो आप लोग अप्लाई नहीं सही से कर पा रहे। आप यही चीज बोल रहे हो ना कि R1 इंटू ई टू द पावर I इंटू ई टू द पावर θ1, R2 इंटू ई टू द पावर I इंटू ई टू द पावर I θ2। अभी सर यहां से दोनों से कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर I, R1 इंटू ई टू द पावर θ1। ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है क्या? ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, सब बकवास है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम आर्गुमेंट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू ई टू द पावर I θ1 इंटू ई टू द पावर I θ2। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू ई टू द पावर I θ1 प्लस θ2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका Z1 इंटू Z2 आ गया। अगर हम इसको थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करें Z से, तो ये हमारा R इंटू ई टू द पावर I थीटा हो जाएगा। अब बताइए Z वाले में आपका आर्गुमेंट क्या है? Z वाले में आर्गुमेंट क्या है? थीटा है। Z वाले में आर्गुमेंट क्या है? थीटा है। Z वाले में मॉड क्या है? R। तो सिमिलरली Z1 इंटू Z2 क्या है? एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एक पार्ट मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा पार्ट आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? तो अगर मैं यहां पर देखूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? θ1 प्लस θ2। θ1 प्लस θ2 मिला। θ1 क्या था? आर्गुमेंट ऑफ Z1। θ1 क्या था? आर्गुमेंट ऑफ Z1। और θ2 क्या था? आर्गुमेंट ऑफ Z2 है।
और थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड। और आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब क्या हो गया? आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस माइनस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। प्लस को हटा दो, माइनस को हटा दो। हमने प्लस 2n पाई क्यों लिखा? सोचो ना, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, उसका वैल्यू आ गया 5 पाई बाई 6, उसका वैल्यू कितना आ गया? 5 पाई बाई 6। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट आ गया 2 पाई बाई 3। दोनों को ऐड करो, देखो कितना आता है। 5 पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 3। यस, ऐड करो, देखो कितना आता है। 3 पाई बाई 2। वेरी गुड, 3 पाई बाई 2 आया। अब बताओ 3 पाई बाई 2 हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो हमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लाई करवाना है ना, तो इसके लिए क्या तरीका है? 2n पाई। अगर 2n पाई नहीं समझ में आ रहा ना, भूल जाओ इसको। जो भी आता है आर्गुमेंट, उसको क्या करो, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आप लिखने का कोशिश करो, जो भी आपको तरीका पता है। आइदर वो गिवन एंगल को 2n पाई का फॉर्म में लिख दो, जो रिमाइंडर बचा वही हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से किसी एक में लाई कर जाएगा। क्लियर है? देखो ये हमारा ना लॉग का प्रॉपर्टी जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई। ये 2n पाई हमारा अपना हाथ का खेला है। ठीक है, 2n पाई कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट टाइप का नहीं है, ये हमारा हाथ का खेला है। सर हम 2n पाई इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं ना, ताकि अगर ये हमारा वैल्यू 2 पाई से ज्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे कि i का वैल्यू -1 रख के इसको माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में हम लिख देंगे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आर्गुमेंट का? आपको थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉग याद है? क्या था? लॉग ऑफ a टू द पावर n क्या था? तो पावर बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लेते थे, तो ये क्या बन जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई n बिलोंग्स टू i। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब एक और देखो, आर्गुमेंट ऑफ z का, तो ये z का बार था क्या? कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉन्जुगेट ऑफ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था, यानी कि ये कुछ हमारा माइनस टाइप का बना देगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। ये पॉइंट क्लियर है चारों कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? कॉपी कीजिए इसको। और ये आप देखो, हमने फर्स्ट वाले को इसीलिए आपको प्रूफ करवा दिया, और ये वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन का आर्गुमेंट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? कांट फाइंड। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए तो।